हेलो फ्रेंड्स, स्माइली मेंटर्स पे आपका स्वागत है। तो हम लोग एक तरफ देख रहे हैं इंग्लिश के कुछ लेक्चर्स जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, और आज से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का मध्यकालीन भारतीय इतिहास या मिडिवल हिस्ट्री का पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ओवरव्यू के साथ इसको स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस स्लोली करते रहेंगे साथ में, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। अगर ये समझ में आता है जेन्युइनली तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, जो इन्वेजन हुआ था, पहला मुस्लिम इन्वेजन भारत पर, वो कब कैसे हुआ उसके बारे में एक ओवरव्यू जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है कि 570 AD में आपका जो हजरत मोहम्मद जी हैं उनका जन्म होता है, जो कि इस्लाम के प्रवर्तक हैं, ठीक है। यानी कि इस्लाम उन्होंने स्टार्ट किया था। ये जन्म कहाँ लेते हैं? ये मक्का में लेते हैं, और मक्का सिचुएटेड है आपका सऊदी अरेबिया में। फिर इनकी डेथ होती है लगभग 62 साल की उम्र में, लगभग मीन्स कि 62 ईयर्स ओल्ड के थे, तो ये डेथ करते हैं 632 AD में। फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो 3 इसमें टोटल जो है वो पॉइंट रखे गए हैं। पहला है कि ऋग्वेद में उल्लिखित है भरत कबीला, तो भरत कबीले के नाम पे पहला तो भारत का नाम भारत पड़ा। दूसरा कहता है कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और तीसरा है कि जैसे ऋषभ देव जो थे, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर में से जो पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव, उनका जो ज्येष्ठ पुत्र था उनका नाम भी भरत था, तो उसके नाम पर भी देश का नाम भारत पड़ता है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहा। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि ईरानियों ने इस देश को क्या कहा, तो हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा, तो ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रादर यूनानियों ने सर्वप्रथम इंडिया कहा। हिंद या हिंदू शब्द जो है सबसे पहले अरबों ने, हम लोग को जो अरेबियन थे उन्होंने हम लोग के लिए हिंदू शब्द का यूज़ किया था। पहला जो सफल आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम की अगुवाई में किया जाता है। हालांकि इससे पहले भी एक आक्रमण हुआ था, परंतु उसमें वो हार गया था, वो मोहम्मद बिन कासिम नहीं था, ठीक है, उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था वो। और 712 AD में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम करता है सिंध पर, और सिंध पर उस समय दाहिर का शासन था, और ये जीत जाता है, ठीक है। ये अरब आक्रमणकारी था, याद रखना है, ठीक है। इससे पहले जो है उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था, जहां पे पराजित और मारा गया, मैंने बताया आपको। इराक के हाकिम अल अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। यानी कि जो मोहम्मद बिन कासिम है वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता है इंडिया पे। जो वर्तमान इराक है वहाँ के एक हाकिम है अल हज्जाज, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। यानी कि किसी ने अपॉइंट किया कि तुम जाओ और अटैक करो। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त की। उस समय सिंध में दाहिर का शासन था, जो मैंने आपको अभी बता दिया। एक फारसी ग्रंथ है, याद रखना है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसका नाम है चचनामा, ठीक है। चचनामा से अरबों द्वारा सिंध की विजय की जानकारी मिलती है। यानी कि जो ये दाहिर का शासन था और 712 AD में जो मोहम्मद बिन कासिम अटैक कर रहा है, तो इस सबकी जानकारी एक पर्शियन टेक्स्ट है जिसका नाम है चचनामा, उससे पूरी जानकारी मिलती है। फिर आता है गजनी वंश। याद रखना है कि जो महमूद गजनवी, गजनवी पहले आया है और गोरी बाद में आया है, ठीक है। तो गजनी वंश का था गजनवी, ये इसका संस्थापक था अल्पतगीन, और उनका पुत्र था सुबुक्तगीन। उसके बाद आता है आपका गजनवी। तो कहता है कि गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश है, ठीक है। इसीलिए 2 बुकें लिखी गई जिसको किताबुल यामिनी कहते हैं। आगे आपको अभी मिलेगा। तो याद रखना है कि यामिनी वंश भी गजनी वंश को कहते हैं। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। अल्पतगीन जो था वो गजनी को अपनी राजधानी बनाता है। ये सारा कुछ अफगानिस्तान में चल रहा है, ठीक है। फिर अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद फिर महमूद गजनवी 998 यानी कि लगभग 1000 AD के आसपास वो बनता है वहाँ का शासक। सर हेनरी इलियट के अनुसार, हेनरी इलियट महोदय जो हैं वो कहते हैं कि 17 बार टोटल अटैक हुआ है गजनवी के द्वारा इंडिया पर, ठीक है। भीमदेव प्रथम जो कि लगभग 40 साल शासन करते हैं, 41 साल शासन करते हैं, उन्हीं के समय में महमूद गजनवी ने 1026 में आक्रमण किया आपके सोमनाथ मंदिर पर, और सोमनाथ मंदिर को लूटा। तो गजनवी का एक सिद्धांत था, वो कोई यहाँ पर आकर के मुस्लिम जो सत्ता है उसको स्थापित नहीं करना चाहता था, वो बस यहाँ से लूट पाट करना चाहता था। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है।
फिर कहता है कि महमूद गजनवी का चंदेलों पर पहला आक्रमण होता है 1019 और 20 में। उस समय चंदेल का शासक था विद्याधर, जो अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, अकेला हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक विरोध किया। तो एक नाम याद रखना है कि विद्याधर किसका था, चंदेल शासक था। फिर 998 में ये बैठता है और 999 से यानी कि 999 एडी से लेके 1027 एडी तक जो गजनवी है वो टोटल 17 बार अटैक करता है। और इसके जो आक्रमण का उद्देश्य है वो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि कोई मुस्लिम शासन नहीं स्थापन करना चाहता है, बल्कि लूटपाट केवल करना चाहता है। बगदाद के खलीफा हैं जिनका नाम है अल कादिर बिल्लाह, इसने यमीन उद दौला और आमीन उल मिल्लाह की उपाधियां इनको दी हैं। तो याद रखना है कि अल कादिर बिल्लाह जो बगदाद के खलीफा हैं, बगदाद यानी कि इराक, उन्होंने महमूद गजनवी को यामीन उद दौला की उपाधि दी है। यामीन उद दौला कैसे आप रिलेट करेंगे कि यामीन इनके वंश का नाम है, गजनी को ही यामीन वंश भी कहते हैं। तो यामीन उद दौला की दे दी है, उसके साथ साथ अमीन उल मिल्लाह की दे दी है। महमूद गजनवी जो है शिक्षित था, सुसभ्य था, वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। ठीक है, याद रखना है कि विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। उसके दरबार में बहुत सारे, अब ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसे हम याद रखने की कोशिश करेंगे। देखिए वन टाइम में तो ये मतलब आपको याद नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मेमोराइज करने के लिए आपको कम से कम या तो लेक्चर को देखिए या फिर खरीद करके आप घटना चक्र की ये बुक 2 से 3 बार एटलीस्ट, या फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिए, जिसे आप डेली बेसिस पे 10 दिन 5 दिन पे 3-4 बार तो कम से कम देख लें, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होगा कि कौन किसके समय में आया है। तो विद्वानों और कलाकारों में कौन कौन आता है, इनका दरबारी इतिहासकार, याद रखिएगा ये दरबार के थे, तो दरबारी इतिहासकार उतबी था, ठीक ना। इसने किताबुल यामिनी लिखी और तारीख यामिनी लिखी। मैंने बताया कि यामिनी वंश का है तो किताबुल यामिनी लिखता है, कौन लिखता है, उतबी लिखता है। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए अभी पेन उठा करके कि दरबारी इतिहासकार, ऊपर लिखिए गजनवी, जैसे यहां पर हेडिंग डालिए गजनवी, ठीक है ना, और नीचे आप लिखिए कि उतबी, इसके सामने लिखिए आपका दरबारी इतिहासकार, ठीक है। और उसके बाद आप फिर पॉइंट नोट कर लेंगे कि कौन सी बुक ये लिखते हैं। तो तारीख यामिनी या किताबुल यामिनी दोनों एक ही बुक है, इसको लिखते हैं। इसके बाद इनके दरबार में इसके अतिरिक्त दर्शन यानी कि फिलॉसफी, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान है अलबरूनी, ठीक है। तारीख सुबुक्तगीन का लेखक है बैहाकी, याद रखना है तारीख सुबुक्तगीन का लेखक है बैहाकी। मैंने बताया था कि अल्पतगीन संस्थापक था, उसके बाद सुबुक्तगीन उनका पुत्र आता है, तो वही लिखते हैं ये तारीख सुबुक्तगीन बैहाकी लिखते हैं। जिसने इतिहासकार लेनपूल को पूर्वी पेप्स की उपाधि, जिसे इतिहासकार लेनपूल ने, लेनपूल एक इतिहासकार है जो कि बैहाकी को पूर्वी पेप्स यानी कि ईस्ट पेप्स की उपाधि देता है। फारस का कवि उजारी है, खुरासानी विद्वान तुसी है, उसके अलावा उनसुरी है, उसके अलावा असजदी और फारूकी, ये सब उस वंश के समकालीन इतिहासकार हैं। आगे चलते हैं, शाहनामा, जो हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शाहनामा का लेखक कौन है। तो शाहनामा का लेखक है फिरदौसी, महमूद गजनवी के दरबार में प्रसिद्ध कवि है ये। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। देखिएगा ये पूर्वी पेप्स की उपाधि लेता है, कौन लेता है, बैहाकी लेता है, लेकिन इनको मिलता है पूर्व के होमर की उपाधि मिलती है, ठीक है। फिर आते हैं फरिश्ता, फरिश्ता का शासन काल, जीवन काल दिया हुआ है, इससे आपको कोई ताल्लुक नहीं रखना है। आगे चलते हैं कि तारीख फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी नाम की ये पुस्तक लिखते हैं। इसका पूरा नाम क्या था फरिश्ता का, एक एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, तो नाम है इनका मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। क्या नाम था, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। ये किताब और लिखते हैं कि तारीख फरिश्ता, इसमें इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित फरिश्ता की कौन सी पुस्तक है, तो है तारीख फरिश्ता, यानी कि उन्हीं के नाम पे ही लिखी हुई है। अगर आपसे पूछता है कि फरिश्ता का वास्तविक नाम क्या है, तो आप कहेंगे मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। आगे चलते हैं, महमूद गजनवी के साथ एक प्रसिद्ध इतिहासकार आता है, इसका नाम है अलबरूनी, 11वीं सदी में आता है, ठीक है। 11वीं सदी का मतलब क्या होता है, जैसे इस समय 21वीं सदी चल रही है, यानी कि 2023 चल रहा है, ठीक, यानी कि एक कम वाला, मतलब जो रनिंग होता है उस सदी का नाम उसी से देते हैं। यानी कि 11वीं सदी का क्या मतलब हुआ, 10 कुछ की बात कह रहा है, ठीक है, यानी कि 1000 कुछ की बात कह रहा है। उनकी पुस्तक है किताबुल हिंद, उसमें तात्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करते हैं, वो भी अलबरूनी ही है, उनका जन्म हुआ था, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 973 AD में उनका जन्म हुआ था, यानी कि मोटी मोटा 27 साल के थे जब वो गजनवी के काल में लिखना शुरू करते हैं। वह प्राचीन ख्वारिज्म या खीवा देश का रहने वाला था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों में थी, जैसे खगोलविद, भूगोल,
तर्कशास्त्र, औषध विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र। ठीक है। खगोलविद मतलब खगोल भी वही एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। भूगोल मतलब ज्योग्राफी हो गया आपका। तर्कशास्त्र मतलब रीजनिंग से रिलेटेड हो गया। औषध विज्ञान मतलब मेडिकल साइंस हो गया। गणित मैथमेटिक्स हो गया। धर्म मतलब रिलीजन हो गया। धर्मशास्त्र मतलब रिलीजन टेक्स्ट या इस तरह की चीजें। उसने संस्कृत का अध्ययन किया, क्योंकि आपको पता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अलबरूनी था। तो उसने जो है संस्कृत का अध्ययन किया और संस्कृत की अनेक रचनाओं का उपयोग भी किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वरामिहिर की रचनाएं, विशेष रूप से ब्रह्मगुप्त और वरामिहिर जो है ये मैथमेटिक्स और आपका एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। बलभद्र का अभी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है, आगे चलते हैं कि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जगह जगह पर भगवत गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण को उद्धृत किया है। ठीक है, आगे आते हैं। अरबी भाषा में इसने लिखा है तहकीके हिंद। ठीक है ना, यहां पर इसने क्या लिखा है? किताबुल हिंद। यहां पर लिखा है तहकीके हिंद, अरबी भाषा में लिखी हुई है तहकीके हिंद। तो अरब का आपको समझ में ही आ रहा होगा, तहकीक जो वर्ड है वो हम लोग का हिंदी वर्ड नहीं है, ये अरबी वर्ड है। तो तहकीके हिंद अरबी भाषा में लिखी हुई है। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ को अंग्रेजी में किया और रजनीकांत शर्मा जी ने इसको हिंदी में किया। तो ये दो पॉइंट भी आप जो है याद रखेंगे। उसके अलावा आता है कि संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए। दो पॉइंट है इसमें। पहला है कि चांदी के सिक्के संस्कृत भाषा में कौन जारी करता है? तो महमूद गजनवी करता है। जबकि गोरी की जब बात आएगी तो एक और लक्ष्मी जी की आकृति और एक और अरबी मतलब जो उसमें लिखा हुआ है वो उस तरह के सिक्के कौन जारी करता है? तो गोरी जारी करता है। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्के दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं का मुद्रालेख अंकित था। ऊपरी भाग पर अंकित था आपका अरबी और नीचे अंकित था आपका, यानी कि हेड और टेल की बात करें, एक हेड है एक टेल है। तो हेड साइड में जो है आपका अरबी यानी कि अरेबियन टेक्स्ट इस पे अंकित है और जो टेल साइड है उस पे संस्कृत अंकित है। ओके, कह रहा है कि सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नूरुपति महमूद। ठीक है ना, अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नूरुपति महमूद। फिर आता है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बारे में। तो 1192 ईस्वी में इसने उत्तर भारत को जीता है। किस युद्ध में जीता है? तो तराइन के दूसरे युद्ध में जीता है। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण होता है 1175 में मुल्तान में और 1205 तक वह बराबर मतलब बराबर का मतलब बार बार साम्राज्य विजित अथवा पूर्व विजित राज्यों की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। इसमें दो वर्ड लिखा है, पहला तो नए साम्राज्य को विजित करता था और दूसरा कि वो जो पुराने जीते हुए साम्राज्य हैं उनकी रक्षा के लिए बार बार चढ़ाई करता रहता था। 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज दो या भीम दो ने अपनी योग्यता साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी से मुकाबला किया, उसको परास्त कर दिया। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1178 में गोरी पहली बार पराजित होता है। किससे पराजित होता है? तो मूलराज दो या भीम दो। अक्सर ऑप्शन में आपको भीम दो ही मिलेगा। तो भीम दो से ये पराजित हो जाता है, जबकि वो गुजरात पर आक्रमण किया रहता है। किसके नेतृत्व में ये सारा कुछ चल रहा था? तो भीम दो की जो माता थी, विधवा थी, वो नायिका देवी नाम था और आबू पर्वत जो माउंट आबू है राजस्थान के आसपास है, वहां पर जो है मुकाबला होता है और परास्त कर दिया जाता है। ठीक है, गोरी की भारत में पहली पराजय के बारे में अगर पूछता है तो 1178 एडी में होती है। दूसरा होता है युद्ध आपका 1191 में पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान वंश के आपके राजा हैं। तो ये पृथ्वीराज चौहान जो है चौथे नंबर के हैं, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो पृथ्वीराज 3 है, ये PRC 3, पृथ्वीराज चौहान PRC 3 यानी कि तृतीय। इनके युद्ध होता है 1191 में, तराइन के मतलब फील्ड में होता है, बैटल ऑफ तराइन। तो ये हार जाते हैं, पहले ही हार जाते हैं, यानी कि मोहम्मद गोरी हार जाता है। आई मीन टू से कि मोहम्मद गोरी हार जाता है। लेकिन दूसरी बार क्या होता है, जब युद्ध होता है 1192 में, तो मोहम्मद गोरी इनको हरा देता है और उसी समय इनके दरबारी कवि जो होते हैं चंद बरदाई, वो बोलते हैं राजा से निशाना, मतलब ये पता चलता है कि जो PRC 3 है, पृथ्वीराज 3 जो है, उनका निशाना कभी चूकता नहीं है। उनको कैसी भी स्थिति दे दी जाए तो वो निशाना लगा देते हैं। तो दरबारी कवि चंद बरदाई जो है उनको एक हिंट करता है इनके निशानेबाजी की उसके लिए परीक्षा के लिए। तो चंद्रवरदाई बोलता है कि 8 बांस 38 गज अंगुली अष्ट प्रमाण, 8 बांस 38 गज अंगुली अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है ना चुको चौहान। तो ये मतलब अपना निशाना लगाते हैं, हालांकि कुछ होता नहीं है, मोहम्मद गोरी बचता है, लेकिन फिर भी मतलब एक जो उनके निशानेबाजी का काफ़ी ख्याति था उसको जो है गोरी एक बार देख पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, ये तो एक छोटी सी कहानी मुझे बता दिया मैं। नेक्स्ट क्या होता है कि 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें गढ़वाल के राजा है जयचंद, वो पराजित होते हैं। याद रखना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1194 का।
चंदावर कहाँ पर स्थित है? तो फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कौन सा जिला है? आगरा से जब आगे बढ़ेंगे तो आपको फिरोजाबाद पड़ता है। और फिरोजाबाद में क्या होती है? कांच की चूड़ियाँ, चूड़ी उद्योग जो है फिरोजाबाद में पनपा हुआ है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। काफ़ी बदबू आती है जब उस साइड से आप गुजरेंगे तो। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, जैसा मैं बताया, और दूसरी ओर कलमा खुदा हुआ था। ठीक है, तो अभी मैंने दो सिक्कों के बारे में बताया। पहला बताया गजनवी के बारे में, उसने एक और अरबी, हेड में अरबी और टेल में संस्कृत लेख लिखवाए। और गोरी ने क्या करवाए, एक और जो कलमा है लिखा हुआ है और दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि गोरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में इक्ता प्रथा स्थापित हो गई। इक्ता सिस्टम क्या होता है? इक्ता सिस्टम क्या होता है कि कोई काम के बदले आप भूमि दान में दे रहे हो, ठीक है ना, वो इक्ता सिस्टम होता है। बेसिकली उसको लेकर के आएगा इल्तुतमिश, अभी आगे हम लोग आएंगे तो, लेकिन स्टार्ट हो गया है गोरी के विजय के बाद ही। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ से थोड़ा लाइट में आ रहा है। बेसिकली वो गोरी का दास था जिसको उसने बाजार में खरीदा था। पहले क्या होता था कि जैसे यहाँ पे मेला लगता है वैसे ही वहाँ पे दासों का मेला लगता था। तो दासों के मेले में आप पैसा देके किसी भी दास को खरीद सकते थे। उसी तरह इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। किसने खरीदा था? मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। और 1192 का जो लड़ाई हो रहा था, तराइन का द्वितीय युद्ध, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो मतलब एक टर्निंग पॉइंट टाइप का काम किया है। तो वस्तुतः गोरी ने क्या किया, 1192 के बाद 1206 ईस्वी तक गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के विविध भागों को संभाला। ठीक है, इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। अब एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है। ये व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि इसने जो हमारे टेक्स्ट थे, जितने भी हमारे महाकाव्य, पुराण या इस तरह की जितनी भी ज्योतिष की किताबें या फिर जितना भी प्रीवियस रिसर्चेस थे हम लोग के, जितनी भी रिसर्च बुक्स थी, उनको जलाने का काम करता है। क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड फेमस यूनिवर्सिटी थी हमारी, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और सब कुछ जला देता है, जिसका नाम है बख्तियार खलजी। ठीक है ना, पूरा नाम है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। बिहार और उत्तरी बंगाल, याद रखिएगा, बिहार का पोर्शन यानी कि राइट वर्ड पोर्शन में आप जा रहे हो। ठीक है, इंडिया के मैप में देखो, राइट वर्ड पोर्शन में जा रहे हो। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से पहले जस्ट नॉर्थ ईस्ट चिकन नेक का जो पोर्शन बनता है, ठीक है, मतलब कि ठीक है, ठीक, तो आप यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये चिकन नेक है, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो जो बख्तियार खलजी है उसने 1193 में, ये डेट लाइन याद करिए कि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और उसी के बाद की बात है। 1193 से 1202 तक बिहार की विजय की और नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस कर दिया और उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उदंतपुरी या उदंतपुर जो है, उदंतपुर में उदंतपुरी नाम का एक मठ हुआ करता था। यहाँ पे बिहार में दो विद्यालय है, एक है आपका नालंदा विद्यालय और दूसरा है आपका जो लिखा हुआ है यहाँ पे विक्रमशिला विद्यालय। विक्रमशिला विद्यालय धर्मपाल ने स्थापित किया था। तो कहता है कि यहाँ पे कब्जा कर लिया, इसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया इन 10 सालों में। और 1198 से 1203 के मध्य इन 4 सालों में बंगाल पर भी अटैक कर दिया। वहाँ पे शासक थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो है बिना युद्ध किए वहाँ से दुम दबा के भाग निकलते हैं और ये वहाँ की राजधानी नदिया में प्रवेश करता है और बुरी तरह से लूटपाट करता है। राजा की अनुपस्थिति में जो पूरा नगर है वो आत्मसमर्पण कर देता है और राजा भागते हैं। कुछ समय पूर्वी बंगाल में शरण लेते हैं, यानी कि वर्तमान बांग्लादेश में शरण लेते हैं। और इख्तियारुद्दीन ने यानी कि बख्तियार खलजी ने संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। लखनौती कहाँ है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है लखनौती। ठीक है, प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। तो आशा करता हूं कि आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब होता है? तो 570 एडी में होता है और डेथ कब करते हैं? 632 एडी में करते हैं डेथ। ठीक है ना, मक्का कहाँ है? तो मैंने बताया आपको सऊदी अरेबिया में है मक्का, जहाँ पे लोग हज करने के लिए जाते हैं। हिंदू शब्द का प्रयोग कौन करता है? तो अरबी जो है हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं। 3 टाइप से भारत का नाम भारत पड़ता है। पहला क्या है? ऋग्वेद में उल्लिखित है एक भरत कबीला, इसके नाम पर।
दूसरा है हमारा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर, और तीसरा है हमारा ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ता है। फिर ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा, याद रखिएगा, यूनानियों ने इंडिया कहा, यूनानियों ने इंडिया कहा, और हिंदू शब्द सर्वप्रथम कौन यूज करता है? अरब यूज करते हैं। कह रहा है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, सारे मुस्लिम आक्रमण इसी रास्ते होते थे, तो भारत पर पहला, सॉरी थोड़ा सा और इसको ब्रॉड करिए, हाँ इस रास्ते होते थे पूरे इतने दूर में, ठीक है। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो होता है वो कब होता है? तो पहला मुस्लिम आक्रमण कब होता है? तो इसमें नहीं दिया है कब होता है। 712 में कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना। 712 में होता है, कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम करता है, ठीक है। इससे पहले कौन किया रहता है? असफल आक्रमण। अगर आपसे पूछता है कि भारत में पहला मुस्लिम असफल आक्रमण किसने किया, तो उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ, ठीक है ना, हालांकि वो मारा गया, ठीक है। आगे चलते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो 712 AD में हुई। प्रथम मुस्लिम कारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, अभी हमने पढ़ा है इसको। सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो अरब थे, अरब का आया हुआ था, ठीक है ना, अरब का वो व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक। और इस समय किसका शासन था? तो शासन जो है दाहिर का था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोहम्मद बिन कासिम था तो अरबी था ये। जिस समय सिंध पर आक्रमण करता है उसकी उम्र क्या है? बहुत कम है, ठीक है, 17 साल का है। चचनामा के अनुसार, तो चचनामा क्या करता है? सिंध पर अरबों की विजय के बारे में पूरी चर्चा करता है, मतलब उसके बारे में व्याख्या करता है। किस लैंग्वेज में लिखी हुई बुक है? तो पर्शियन टेक्स्ट है, यानी कि फारसी लैंग्वेज में लिखी हुई टेक्स्ट है। तो कह रहा है कि उस समय राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी अरोड़, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक। कह रहा है कि चचनामा के अनुसार, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश, सिंध की राजधानी अरोड़ थी। ध्यातव्य है कि चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास के बारे में तथा अरब द्वारा सिंध का विजय का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चचनामा के अनुसार 6वीं 7वीं शताब्दी में राजधानी क्या थी? तो अरोड़ थी। इसमें गजनी राजवंश का संस्थापक कौन है? तो अल्पतगीन है। मैंने आपको बताया कि गजनी वंश का संस्थापक है अल्पतगीन। गजनी का अन्य नाम है यामिनी वंश। अल्पतगीन ने ही गजनी को अपनी राजधानी बनाया था, और इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का शासन था। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा। इस प्रश्न के बारे में मैंने ठीक से बताया है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, ये करेक्ट है इनकरेक्ट? करेक्ट है। इलियट महोदय कहते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, तो सही है। जब भी रीजन पढ़ना है तो इसमें लगाना है क्योंकि या बिकॉज। क्योंकि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, तो ये जो है ये नहीं करना चाहता था। क्या करना चाहता था? लूट पाट, ठीक ना। ही जस्ट वॉन्ट टू लूटेड द, मतलब वट एवर यहां जो भी मिलता है उसको। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि ए सही है और आर गलत है। चलिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? तो विद्याधर जो थे वो पराजित नहीं होते हैं। हम लोगों ने देखा था कि चंदेलों का प्रथम आक्रमण होता है 1019 और 20 में। उस समय चंदेल शासक विद्याधर थे, जो कि सबसे प्रतापी शासक थे अपने वंश के। मुख्य स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल में उपयुक्त न होने के कारण रात्रि में अंधकार के समय अपना सेना हटा लिया। यानी कि रात थी तो उसमें जो है सूझबूझ का परिचय देखते हुए, और ये भी देख रहे थे कि जब कोई निर्णय नहीं निकल रहा है तो अपनी सेना को वहां से हटा लेते हैं, और महमूद गजनवी वहां से लौट जाता है। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। तत्कालीन मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। विद्याधर ने कुछ अन्य हिंदू राजाओं से एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था, ठीक है। ये मित्र संघ बनाते हैं, एक फ्रेंड सर्कल क्रिएट करते हैं, एक फ्रेंड सर्कल नहीं बोलेंगे उसको, फ्रेंड अलायंस क्रिएट करते हैं, ठीक ना। तो उसमें कन्नौज के जो शासक थे राज्यपाल, उनको सजा देने के लिए राज्यपाल, उनकी दृष्टि में राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए भागने का एक बड़ा अपराध किया था, ठीक है ना। तो राज्यपाल क्या करते हैं कि जो मथुरा और ऐसे पिलग्रिमेज साइट को लूटता है ये आपका महमूद गजनवी, उससे बिना लड़ाई किए ही भाग जाते हैं। तो सोचते हैं कि उनको जो है अपने दोस्तों के साथ मिलकर हम लोग जो है सजा देंगे, ठीक है। महमूद गजनवी का
दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार है आपका उतबी, ठीक है, जो दो बुक लिखता है, एक बुक लिखता है सॉरी, उसी का दो नाम है, किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी, ठीक। महमूद गजनवी शिक्षित था, सुसभ्य था, कलाकारों का सम्मान करता था, गजनी में जितने भी विद्वान थे उनको एकत्रित किया था, दरबारी कवि उतबी को बनाया था, और उसने किताबुल यामिनी, क्यों किताबुल यामिनी? क्योंकि यामिनी वंश ही गजनी वंश कहलाता है, या तारीख यामिनी लिखा था। शाहनामा के लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित थे? तो शाहनामा के जो लेखक थे फरिश्ता, पहले तो शाहनामा का फरिश्ता लेखक ही नहीं था शायद, शाहनामा का लेखक फरिश्ता नहीं था, शाहनामा का फिरदौसी था, ठीक है ना, शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। कह रहा है कि हाँ ठीक है, प्रश्न जो है त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता ना होकर फिरदौसी है, और ये महमूद गजनवी का प्रसिद्ध इतिहासकार था, ठीक है। फरिश्ता क्या लिखा था? तारीख फरिश्ता और या गुलशन इब्राहिमी नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक। किसके बारे में था? तारीख फरिश्ता जो थी किसके बारे में थी? बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। शाहनामा का लेखक कौन था? तो फिरदौसी था, अभी मैंने बताया, ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो ये अलबरूनी था, ठीक है ना। प्रथम मुस्लिम जो कि पुराणों का अध्ययन करता है वो अलबरूनी है। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया कि ये कई लोगों की, और ब्रह्मगुप्त, ठीक है ना, वरामिहिर, इन लोगों की भी जो है बुक पढ़ता है, ये संस्कृत पढ़ता है, ठीक। सबसे पहले पुराण पढ़ता है, तहकीक हिंद लिखता है किसमें? अरबी लैंग्वेज में। भगवत गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ये सब लिखता है, ठीक। एडवर्ड साची जो है वो तहकीक हिंद को क्या करते हैं? इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, और रजनीकांत शर्मा द्वारा इसको हिंदी में अनुवाद किया जाता है। 2 पॉइंट नोट कर लेंगे। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अलबरूनी था, अलबरूनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मैं थोड़ा सा तेज करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 749 पेज है, देखिए यहाँ पर पेज नंबर दिख रहा है, 749 पेजेस हैं। अगर मैं तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ूंगा तो ये विद इन टाइम खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप लेक्चर को स्लो करके देख सकते हो या 2 बार देख सकते हो, ठीक है। ऐसा उसमें 2 बार देखने में कोई ऐसा इशू तो है नहीं, कभी भी चलाते हुए, आप ड्राइव करते हुए, या जैसे भी देख सकते हो। आप सोते समय लगा के सो सकते हो, मतलब आप स्पीकर पे डाल दो, इफ़ यू स्लीप अलोन, तो फिर आप स्पीकर पे डाल दो बगल में, ठीक है, साउंड स्लो करके, और धीरे धीरे सुनते रहो, जितनी चीज़ें दिमाग में जाएंगी जाएंगी, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो तेज चलना शौक नहीं है, थोड़ा सा मजबूरी है, जितना तेजी से कवर किया जाएगा सिलेबस, हालांकि अवेलेबल तो है ही, घंटे बढ़ाने के लिए लोगों ने एक क्वेश्चन को केवल अलबरूनी को जो है 15 मिनट में एक्सप्लेन किया। क्या करेंगे आप उतनी कहानी जान के? विद्वान मत बनिए, एग्जाम निकालने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो आप जानने की कोशिश करिए व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम, ठीक है। आपको क्या जानना है? डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। विद्वान मत बनो, विद्वान बनने के लिए पूरी लाइफ है, ठीक है। आराम से टेक्स्ट पढ़ते रहिए, पहले एग्जाम निकाल लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, अरबनूरी भारत में कब आया? तो 11वीं शताब्दी में आया ना, मैंने बताया कि 11वीं शताब्दी कैसे होती है, ठीक। महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया? तो महमूद गजनवी के साथ आपका भारत आता है अलबरूनी। 3 बार 4 बार ये प्रश्न हो चुका। अलबरूनी के साथ संबंधित नहीं है, धर्मनिरपेक्ष लेखक था? नहीं, धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं है। अलबरूनी लिखता है अपने धर्म से रिलेटेड चीजें, ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हालांकि संस्कृत का विद्वान है, त्रिकोणमिति भी उसको आती है, और उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित होता था वो। त्रिकोणमिति मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। फिर आता है कि महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कौन कराया? तो जो भीमदेव जी थे, भीमदेव 2, ठीक है ना, उन्होंने जो है कराया, ठीक। भीमदेव 1 ने कराया, सॉरी भीमदेव 1 ने कराया। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 के समय यहाँ का शासक भीमदेव 1 था, ठीक है ना, और अतुल संपत्ति लूट कर वापस लौट गया जो महमूद गजनवी था। उसके बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख और के साथ चांदी के सिक्के जारी किए? तो महमूद गजनवी जी ने जारी किए,
ठीक है। अगला देखिए इसमें क्या क्या लिखा था, एक और तो मैंने बता दिया था, संस्कृत में लिखा था अव्यक्तमेकम मोहम्मद अवतार निरुपति महमूद, ठीक। और दूसरी ओर क्या लिखा हुआ था जो चारों ओर अंकित था, अव्यक्तिया नाम अयाम टनकम हतो महमूदपुर सम्मतो 4181, चांदी के सिक्के पर। वजन कितना था इसका, 3 ग्राम का। कह रहा है 1192 में उत्तर भारत को कौन जीता, तो भाई आ गया शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। किस युद्ध में जीता है, तो ताराइन के सेकंड बैटल में जीत रहा है। किससे जीत रहा है, PRC3 से जीत रहा है, पृथ्वीराज चौहान 3 से जीत रहा है, ठीक है। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया, तो गोरी को सबसे पहले पराजित करता है भीम 2 ने, ठीक। गजनवी की बात नहीं है यहां पर, गोरी की बात है। गजनवी की बात होती तो सोमनाथ मंदिर जो लूटा उसको ठीक कौन कराता है, भीम 1, लेकिन गोरी को पराजित कौन करता है, भीम 2। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया, तो 1194 में, सॉरी कन्नौज नहीं था वो चंदावर का युद्ध था, ठीक है ना। चंदावर का युद्ध हमने पढ़ा था। चंदावर का युद्ध कहां पर स्थित था, चंदावर फिरोजाबाद, जो चूड़िया में बता रहा था आपको, वहां पर होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में, तो जयचंद थे, ठीक है ना। गढ़वाल राजा